जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला जो सेकंड पेपर होता है आर्ट का, उसके 25 क्वेश्चनों की सीरीज जो हम लोग लेकर आए हैं, तो आज वही शुरू करते हैं दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 76 शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सारनाथ। ठीक है, बुद्ध के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं, क्योंकि बुद्ध बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक एग्जाम में जिसके फिक्स क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में कुछ और जानना सही रहेगा। जैसे कि जो बुद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? वो हैं बुद्ध। ठीक, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इनका जो जन्म था भगवान बुद्ध का, तो भगवान बुद्ध का जन्म है 563 BC में। ठीक है, इनका नाम बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ है, इनकी जो धर्म पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है ना, और इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक, इसके बाद फिर इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। किस गढ़ के मुखिया थे? ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है ना, और इनका विवाह यानी महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया, कहीं कहीं माया देवी नाम देते हैं। ठीक है ना, और जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मौसी यानी इनकी सिद्धार्थ की मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। ठीक है ना, कुछ पॉइंट और याद रख लेते हैं कि सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद यानी 35 की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो दिन था वैशाख पूर्णिमा, जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इसी दिन माना जाता है कि उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। ठीक है ना, वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। नदी कौन सी थी? नदी थी निरंजना नदी। ठीक है ना, वृक्ष कौन सा था? वृक्ष का नाम था पीपल। ठीक है ना, और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को क्या कहा गया? फिर उस स्थान को बोला गया बोध गया। ठीक है ना, ठीक। दूसरी चीज और याद रख लेते हैं कि बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश जो दिया था वो था सारनाथ। ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन में है। ठीक है ना, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, और इस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इसको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। और भाषा कौन सी थी? उन्होंने साधारण भाषा, जो जनसाधारण की भाषा थी वह थी पाली भाषा। ठीक है, तो इन्होंने पाली भाषा में दिया। धर्मचक्र परिवर्तन हुआ। जब इन्होंने गृह त्याग किया उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है ना, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है ना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनारा में। आज उसको कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो कुशीनारा कहते हैं। और उसको क्या कहा जाता है? इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म जो है, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जिसको कपिल वस्तु कहते हैं। ठीक है ना, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, हाँ। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, या पहले ज्ञान प्राप्त किया, उसको बोध गया बोला गया। ठीक है ना, उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। ठीक है ना, और मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। ठीक है ना, मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। ठीक है ना, तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, जब गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण किया गया। जब पहला उपदेश दिया धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। ठीक है ना, अनीश्वरवादी है, और साथ ही साथ वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखता है। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। हाँ, कुछ पॉइंट और बताऊंगा मैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें त्रिपिटक होते थे। त्रिपिटक होते थे, एक विनय पिटक, ठीक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। है ना, ये तो वसा बन गया यार, ये तो हिंदी का वसा बन गया, क्यों? है ना, VSA, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में
कितने पिटक थे? तो वसा थे। क्या थे? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। इसमें बाद में 2 धर्म भी टूटे, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आप ये करके बताओगे कि इसमें कौन से त्रिरत्न थे। ठीक है, तो ये बात अब मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने टेस्ट तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर और त्रावणकोर। ठीक है ना। आप इसके ऑप्शन देते रहें आंसर के। ठीक है, कमेंट में। तो इसका जवाब होगा इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद इसका जवाब होगा कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। एक बात और तुम्हें बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, उस क्रांति के बाद जो है, जब इलाहाबाद में संधियां बनाई गई अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में, तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि ये जो जमींदार लोग थे, उन्होंने कहा कि यदि जमींदार लोग हमारा साथ न देते तो आज हम इस आंधी में, इस क्रांति की जो आंधी थी, इसमें हम उड़ गए होते। तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको भी सबको पता है, पृथ्वी सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कुछ पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका है, और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना, और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 79 क्वेश्चन है भारत के, तो 79 में है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है। ठीक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको सभी को पता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। 79 क्वेश्चन ही हो गया। और लंबाई और चौड़ाई मतलब कि लंबाई अगर 3 मीटर रखी जाए, ठीक है ना, लंबाई अगर 3 मीटर रखी जाए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 3:2 का मतलब यही हो जाएगा कि लंबाई यदि 3 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, जरूरी नहीं कि 3 ही मीटर हो, मतलब जितना भी रहेगा वो 3:2 के अनुपात में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदियां हैं। तो ये नदियां हैं आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। तो कुछ और भी बातें इसमें ऐड कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये भारत का शिखर है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है ना, मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी निकल रही है। तो ये यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से ऐसे 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 बहती हुई फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है और फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसको आप याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। तो सिंधु नदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं उसमें है, पहला तो सिंधु नदी है, क्योंकि जब सिंधु नदी तंत्र पूछते हैं तो उसमें सिंधु नदी को भी ले लिया जाता है, तो सिंधु नदी हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट नदी है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज नदियाँ। ठीक है ना, ये क्रम होता है इनका। ठीक है ना, सिंधु, झेलम चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान, ये पांचों नदियां जो हैं, ये पांचों नदियां एक जगह जाके मिलती हैं। अब वो नदी होती है मीठन, वो स्थान होता है मीठन कोट। ठीक है ना, उस स्थान को क्या बोलते हैं, मीठन कोट। और वो पाकिस्तान का स्थान है जहाँ पर ये सभी नदियाँ जाकर के वहाँ मिलती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, और वो समझौता कब हुआ है, 1960 में। ठीक है ना, 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि भाई अब 6 नदियाँ निकल रही हैं सिंधु नदी तंत्र से। ठीक है, उसमें से कुछ पाकिस्तान भी यूज करेगा, कुछ भारत भी यूज करेगा, तो इसलिए एक समझौता हुआ और ठीक से बात नहीं बन रही थी। समझौता ये हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है ना, इनका 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है ना, और 20% कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। ठीक, बाकी का जो 3 नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चिनाब के बाद रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है ना, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है ना, इसका जो है 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी छोड़ देगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है ना। तो अभी जब हाल ही में जो है, जब पाकिस्तान ने जो है अपना नया पापा लॉन्च किया,
है ना। नया पापा किसको लॉन्च किया है, चाइना को, ठीक है ना। तो चाइना को लॉन्च कर दिया अपना कि हमारा, पूरे विश्व में बता दिया कि हमारा नए पापा यही है ना। उसने भारत को छोड़ा अभी। तो चाइना ने क्या किया कि पीओके से होते हुए एक रास्ता बना दिया, ठीक, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत। वैसे वो आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैं बता दूं। तो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत एक नया रास्ता बना दिया। तो भारत वालों को जो है दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इन्होंने क्या किया कि जिन नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान में जा रहा था ना, उसी नदी पर एक बांध परियोजना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान जो है अपने बाबा दादा के पास चला गया, यूएनओ में, अरे दादा हमें बचाओ यार, ये तो यार बेईमानी कर रहा है ना। नया पापा तुम लॉन्च किए, बेईमानी हम लोग कर रहे हैं। तो अब तुम्हें ये बताना है कमेंट बॉक्स में, किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। किशन गंगा परियोजना कौन सी, किशन गंगा परियोजना, ठीक है ना। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं, इसमें और भी कुछ है, देख सकते हैं। सतलज और सिंधु नदी, सिंधु मैंने बता ही दिया, सतलज हो ही जाएगा, सतलज तो सिंधु की ही है, सहायक नदियां हैं। तो सतलज और सिंधु, सतलज भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर की झील से। ब्रह्मपुत्र जो निकलती है ना, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया तुम्हारा, ये, और ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर मिजोरम और त्रिपुरा हो गया, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलेगी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है। मतलब मानसरोवर झील तो बोल देते हैं, लेकिन मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर ही है, एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश से जब डाइवर्ट होती है ना, तो यू आकार की घाटी बनाती है, बहुत तेजी से गिरती है अरुणाचल प्रदेश से। और फिर ये असम होते 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 फिर ये बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर ये इधर जो गंगा आती है, इससे मिलती है, और उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो इसका जवाब होगा, ऑप्शन दे देते हैं, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका जवाब है हुमायूं, ठीक है ना। कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जहांगीर, जिसको जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को, तो ये बताना है कि उसमें 2 चित्रकार कौन से थे, ठीक है ना। पहले चित्रकार का नाम था, क्या नाम था, मंसूर, और दूसरे का क्या नाम था, अबुल हसन, ठीक है ना। तो जहांगीर मंसूर खा के हंस दिए, अरे वाह, ये तो ट्रिक बन गया, जहांगीर मंसूर खा के हंस दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, ठीक है ना। इसकी घटना बहुत है, इसके पीछे कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो उसके पीछे ये घटना थी कि खास जो घटना मानी गई कि चूंकि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ठीक है ना, 23 जून 1757 को, ठीक। लेकिन उसकी घटना थी 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, कि 20 जून, ठीक है ना, 20 जून 1756 को ये बताया गया कि सिराजुद्दौला ने जो है एक काल कोठरी में जो है कम से कम 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, ठीक है ना। और वो इतना छोटा तक काल कोठरी था कि उसमें बंद हुए, और सुबह जब उसको खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 लोग बचे थे। दम घुटने से जो है 123 लोगों की तो मौत ही हो गई, ठीक है। तो उस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना, ठीक है। और जो ये प्लासी का युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, है ना। तो अब याद रखना है कि ये तब अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था, ठीक है ना, गवर्नर वर्नर नहीं था, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नर का कॉन्सेप्ट बाद में आया, ये 1757 की घटना है, तब क्लाइव जो है वो सेनापति था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ठीक है ना। तो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, और पहले दक्षिण अफ्रीका होता था, लेकिन 2007 से जो है चीन ने जो है कवर करना शुरू किया, 2007-8 से जो है चीन ने कवर करना शुरू किया, और अभी चीन अभी भी टॉप पे चल रहा है, ठीक है ना। 84 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। तो जावा ट्रेंच ये जो है हिंद महासागर में, ठीक है ना। और सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थल है, वो किस प्रशांत महासागर में है, क्या अटलांटिक महासागर में है, क्या आर्कटिक महासागर में, ठीक है। 85 क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH2, NH16, 4, 44। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है ना। अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बट इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपको नया है वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जो सबसे लंबा है,
ठीक है ना। सबसे लंबा जो है उसका नाम है NH27, ठीक है ना, NH27EW, ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, जो कि पोरबंदर से, इसको लिख लीजिएगा आप, ये नई अपडेट है, पोरबंदर से सिलचर तक, ठीक है ना, पोरबंदर से सिलचर तक, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, इस NH27EW की लंबाई जो है 4112 किलोमीटर, ठीक है ना, 4112 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा है वो है NH 327 और इसकी लंबाई कितनी है 1.2 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है वो NH27B है, ये NH327B है, ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आई थी वो कब आई थी, वो 2001 में आई थी, ठीक है ना। और उसका मेन मकसद था ये ऐसे चतुर्भुज आपको बनाना है, ठीक है ना। इधर दिल्ली हो जाएगा, इधर मुंबई, इधर चेन्नई और इधर कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, ठीक है ना। एक पॉइंट और भी है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा किस पॉइंट पर काटते हैं, पूर्व पश्चिम, ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है ना। ये किस पॉइंट पे जो काट रहा है, पॉइंट कौन सा है, तो ये है झांसी, ठीक है ना। महारानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान क्या था, झांसी, जो कि यूपी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल जिसका रहा है वो है आपके डॉक्टर बलराम जाखड़, ठीक है ना। डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो लोकसभा कार्यकाल था वो 80 से सन 1980 से लेकर के 89 तक था। ये लगातार जो है 2 लोकसभा कार्यकाल के लोकसभा अध्यक्ष बने रहे, ठीक है ना। 87। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो इनमें से ये, ठीक है ना, बृहस्पति में, क्योंकि बृहस्पति के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, ठीक। 88 क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर आयनांत की घटना घटित होती है, किस तिथि के आसपास। तो ये तिथि होगी 21 जून। अच्छा, उत्तर आयनांत का मतलब यहाँ फंस रहे होंगे लोग, मैं बता रहा हूँ कि उत्तर आयनांत एक साधारण भाषा में कहें कि सूरज यानी सूर्य जो है अब जितना उत्तर की तरफ आ सकता था बस उतना ही आएगा, अब इसके बाद ये लौटेगा, है ना। एक साधारण भाषा में समझ में आएगा कि सूर्य उत्तर की तरफ जितना आ सकता था आ गया, अब नहीं आ पाएगा। तो उत्तर आयनांत मतलब उत्तर की तरफ आए, अब जा रहे हैं भैया, ठीक है ना। तो वो 21 जून होता है, ठीक, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पहुंच जाता है। और ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो यहाँ पर जो है 21 जून को पहुंचेगा, है, उसके बाद फिर अब वो लौटना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे कि अगर कोई मध्य प्रदेश या जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है ना, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से जब होकर गुजरती है, तो अगर आप 21 जून इसके आसपास हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि जिन एग्जैक्ट पॉइंट से कर्क रेखा गुजरती है वहाँ पर आपकी परछाई नहीं बनेगी उस टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है। तो द्वीप समूह देशों में अगर देखा जाएगा तो फिलीपींस जो है वो द्वीप समूह देशों में आ जाता है, ठीक है ना। फिलीपींस का जो मतलब अब देखोगे कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, और ऐसे ऐसे कहीं थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बस ऐसे ही बने रहते हैं, एक ये पॉइंट इस तरीके से जो है फिलीपींस जो है छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, इसलिए इसे द्वीप समूह देश कहते हैं। और लाओस एक देश है जो फिलीपींस से थोड़ा ऊपर है, जैसे सिंगापुर हो गया, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया। ये भारत से, जैसे ये भारत बन जाता है, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर म्यांमार हो जाता है, उसके बाद फिर लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, सिंगापुर, इस तरीके से। तो ये देश है लाओस, ठीक है ना। चिली और अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। तो जब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा चिली, ये जो है यहाँ किनारे मिलेगा आपको चिली, और पेरू यहाँ मिलते हैं। उसके बाद जो है अर्जेंटीना आपको यहाँ मिलेगा इस वाले एरिया में, और फिर ब्राज़ील आपको ये बड़ा है जहाँ अमेजन जंगल पाया जाता है, ये आपका ब्राज़ील होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1974 में, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी जो है एंट्रेंस एग्जाम में डेट पूछ लेते हैं, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था, ठीक है ना। तो वो जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग,
ठीक है ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे। कारण ये था कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें ये माना गया कि ये जो हमारे जनरल साहब हैं, ये इनको रोक ही नहीं पाए इस क्रांति को, ये खुद ही घबरा गए थे, ठीक है ना। तो जब उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में 1858 को सौंपा गया है, तो उसमें क्या हुआ कि जनरल को, अब जो गवर्नर जनरल था उसको पदवी दी गई वायसराय की। हाँ, थोड़ा सा रहम किया गया कि इनको जो है वायसराय रहने दिया गया लॉर्ड कैनिंग को, तो इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही कहलाते हैं। और इनका जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862 में। इनकी भी किस्मत क्या थी यार, 56 में बेचारे बने और 57 में क्रांति हो गई, जिसको कोई रोक ही नहीं पा रहा था। कमाल है। 92 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। इसमें से किस राज्य की, पहला ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे लंबी हो जाएगी वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी, ठीक है ना। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे है, तो इसके जो पश्चिम में है वो भूटान है, उत्तर में कौन है, तिब्बत है, ठीक है, पूरब में कौन है, म्यांमार है, ठीक। इस साइड में जिसको दक्षिणी पूर्व बोलते हैं, इसमें नागालैंड है, और दक्षिण में कौन है, वो असम है, ठीक है। तो इतने राज्यों से सीमा साझा कर रही है खुद एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर ये पूछता है इसमें, तो इस क्वेश्चन पे तो टिक तो ये लग जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश है। इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी। लेकिन अगर पूछता है कि कौन सा देश भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जिसकी जो लंबाई है साझा करने की, वो है 4096 किलोमीटर, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर, ठीक। 93 क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक आपको पता है कि गुरु नानक देव थे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो 10 गुरु थे, है ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, रणजीत सिंह तो एक राजा थे, है ना। वो सिख धर्म के संस्थापकों में नहीं आते हैं, या संस्थापक नहीं, सिख धर्मों के जो गुरु हैं 10 गुरु, उसमें रणजीत सिंह का नाम नहीं आता है। बाकी 10 गुरुओं के नाम में जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे पहले तो गुरु नानक हो गए, ठीक है ना। दूसरे जो गुरु हैं उनको अंगद बोलते हैं, गुरु अंगद ने, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत नोट करते रहिएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ठीक है। तीसरे जो गुरु थे उनका नाम था क्या था, उनका नाम था अमरदास, ठीक, अमरदास। चौथे जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, ठीक है ना, रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है ना, अर्जुन ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर की। इसके बाद जो है और गुरुओं के नाम में, जैसे हरगोबिंद हो गए छठे गुरु, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें तेग बहादुर, और 10वें थे गोविंद सिंह, ठीक है ना। गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि आपको ये बताना है कि किस गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना, तेग बहादुर के समय कौन सा मुगल शासक था, ठीक है ना, और गुरु अर्जुन देव के समय कौन सा मुगल शासक था। तो ये आप 2 क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक। 94 क्वेश्चन है, जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है। जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है, तो जिराफ पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। 95 है, किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। तो किसके दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का एक नया चैप्टर बनेगा, अगर हिस्ट्री में ऐसा कुछ देखेंगे पॉइंट, तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊंगा कि घोड़ों को दागने की प्रथा इसने चलाई, ठीक है ना, लोगों को जो है डायरेक्ट तनख्वाह देने की, कि हाथों हाथ तनख्वाह मिलेगा आपको, है ना, सैलरी मिलेगी, इसने शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। अच्छा शासक था, लेकिन ये क्रूर शासक भी था, ठीक। 96 में है, भारत एवं किसके मध्य सरक्रीक एक विवादित भूभाग है। तो आपको भी पता है, हमारा छोटका लड़का पाकिस्तान, ठीक है ना, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक एक विवादित भूभाग है। उसका कारण क्या है कि भारत और सरक्रीक के मध्य जो है, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, भारत का, और यहाँ पे ये कच्छ का रण, ठीक है ना, यहीं पे सरक्रीक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो सरक्रीक पॉइंट है यही दिक्कत करता है, क्योंकि ये है थोड़ा सा दलदली एरिया, ठीक है। अब पाकिस्तान चाहता है कि इसको हम पूरा कवर कर लें, और भारत चाहता है इसको हम पूरा कवर कर लें। अभी क्या है, हाल ही में स्टार्टिंग में जो शुरुआत, जब विभाजन हुआ था तब विवाद बहुत ज़्यादा था, अभी बस केवल इसका बस मुद्दा उठा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बंजर भूमि भी है, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये है कि भाई जिसकी ज़मीन है कैसे छोड़ दें, है ना, यहाँ तो एक तिनके के लिए महाभारत हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि 97 के सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाज शास्त्र है, या किसका कथन है? तो यह किसका कथन था? यह मैक्स वेबर का कथन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का अध्यापन किस वर्ष तथा कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये जो आरंभ हुआ था वो वर्ष 1914 बम्बई विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, बम्बई विश्वविद्यालय में जो है ये आरंभ हुआ था। ठीक, 99 क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया है? तो ये थे स्टुअर्ट मिल, है ना, स्टुअर्ट मिल। मिल के इन्होंने जिससे भी मिला, दो लोगों से मिले होंगे तो कहेंगे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान, है ना। चलिए 100 क्वेश्चन पे आते हैं, जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार क्या है? तो जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार आपका निकल के आएगा असमानता, ठीक है ना, जाति और वर्ग में असमानता ही अंतर का प्रमुख आधार बनती है। तो आज के क्वेश्चनों का हम विराम देते हैं और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना, और लाइक जरूर करें। और हाँ, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक।